ओके। तो ये जो सिलेबस है अभी हमने लास्ट पार्ट में ये किया था, तो जिनको डाउट्स हो अगर पूछ सकते हो, अदरवाइज अभी हम प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा। मेनली इससे 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। ठीक है, मैं चेक किया, तुम लोग भी चेक कर लेना। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रखना है और उसी फिट करना है तुम्हें। अल्फा की वैल्यू देंगे वो। तो इसको फिनिश करते हैं जल्दी से, फिर मैं प्रीवियस पेपर भी डिस्कस करूंगा। तो उसमें सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना। और स्पेशली जो डाउट्स होंगे जिन लोगों के, तो एक बार पूरा पेपर तुमने अच्छे से कर लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लाइक यू नो हाउ टू सॉल्व। बट एग्जाम में वो उस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे होता है। तो मतलब किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें पता ही कि दो चीज़ें तुम्हें ढंग से आनी चाहिए। एक तो सिलेबस समझ आना चाहिए क्या है, फिर उसकी प्रिपरेशन करो, और फिर प्रीवियस पेपर करके तुम्हें, है ना, पेपर के लेवल का अंदाजा होता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हें और कितने प्रिपरेशन की जरूरत है। अभी टेस्ट सीरीज भी होगा और थोड़ा के बाद। ओके, किसे कुछ पूछना है? और नहीं तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सर कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक क्वेश्चन। बताइए। उन्होंने हमें लेंथ ऑफ इंटरवल पूछा था, तो कैसे निकालते हैं? अच्छा, लेंथ क्या है इंटरवल का तुम लोग, ये तो ऑब्वियस सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे तुमने अगर फाइंड कर लिया कॉन्फिडेंस इंटरवल, या ओपन में लिख लो, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? कोई बताओ, इसका इंटरवल का लेंथ क्या होगा? बी माइनस एल सर। बी माइनस, है ना। तो ऐसे फाइंड करना है। जैसे हम लोग नॉर्मल के लिए फाइंड किए थे म्यू का, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई रूट 10, है ना। सो 2x बार प्लस, मतलब इंटरवल तुमने अगर फाइंड कर लिया तो लेंथ फाइंड करना मुश्किल नहीं है। ठीक है। ओके सर। तो जैसे इसी का लेंथ पूछ लिया, तो लेंथ क्या होगा? राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस माइनस यू माइनस, है ना, एल, या यहाँ बी लिखा मैंने वही बात है, यू एल यू लिखोगे तो यू माइनस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम जेड अल्फा बाई टू, इस तरह से सिग्मा बाई रूट 10। ठीक है, इस तरह फाइंड कर लोगे तो लेंथ, इंटरवल फाइंड कर लो पहले, तो लेंथ आ जाएगा इसलिए। सर पर उन्होंने हमें एक्स बार और वाई बार नहीं दिए थे। हाँ, तो जरूरत नहीं है एक्स बार वाई बार की, लेंथ की जरूरत नहीं है। एक्स बार वाई बार का जरूरत भी कहाँ है? हाँ, लेंथ के लिए जरूरत नहीं ना, क्योंकि आप लेंथ का फाइंड, फिर से लिख देता हूँ। अगर ये है मान लो, तो मतलब जो भी है तुम पहले डिफरेंस निकाल लो, फिर देखो क्या क्या जरूरत है। अगर सपोज ये वाला है तो इसमें क्या होगा, तो इसका लेंथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टू सिग्मा बाई अंडर रूट 10 जेड अल्फा बाई टू। तो 2, है ना, ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू। अब तुम्हें जरूरत है सिग्मा का, एन की और अल्फा की वैल्यू की। ठीक है, तो यहाँ एक्स बार, सर क्वेश्चन था कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट 90% CI ऑफ μ1 माइनस μ2। ओके। तो हमने म्यू वन माइनस म्यू टू का फॉर्मूला लिखा था, है ना। तो फॉर्मूला से पहले डिफरेंस डिफाइन कर लो। जो फॉर्मूला हमने लिखा था उससे तुम पहले डिफरेंस निकाल लो, फिर देखो जो जो डेटा है उसको पुट कर लो। लाइक 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.90, तो उससे अल्फा आ जाएगा 0.101। पुट कर दो जो फॉर्मूला था। अब करके देखना, जैसे हो जाएगा राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। ठीक है। मतलब जो लिमिट्स होती है पहले सब्ट्रैक्शन कर लूं और फिर उसमें हाँ, वैल्यू। राइट राइट। ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं सर, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बता दीजिए। एक्सप्लेनेशन विद, तुमने यूनिफॉर्म लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था? दिस वे कॉन्फिडेंस फॉर थीटा,
अच्छा, हमने जो डिराइव किया था वो क्या आया था, तो ये इसमें तुम्हारे पास हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया होगा आई थिंक, तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि कोई जरूरी नहीं यूनिक ही होगा, है ना, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें फाइंड करना है, या तुम सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, एक और ऑप्शन है जैसे इस तरह से, है ना, तो तुम क्या करो, इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो डेफिनेशन यूज करके, तुम्हें इंटरवल दिया है तो डायरेक्टली ईच ऑप्शन को चेक कर सकते हो, ये भी तरीका है। हाँ सर, बाय ऑप्शन डेफिनेशन चेक करते हैं, ये नहीं हो रहा है, इसको कर दिया। क्योंकि वैसे कोई जरूरी नहीं यूनिक आंसर ही आएगा ना, मेथड अलग हो जाएगा तो आंसर अलग हो जाएगा, तो डेफिनेशन यूज कर लो कि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है, मुझे अगर इंटरवल कोई दे रखा है और मुझे चेक करना है कि क्या ये इंटरवल जो कोई भी, मतलब जैसे एल यू है, बोलता है कि दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये जो है फॉर थीटा है, तो हमें डेफिनेशन पता है कि थीटा के वैल्यू मोर देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू यू, दिस मस्ट बी 1 माइनस अल्फा, ये आना चाहिए, तो ये चेक कर लो हर ऑप्शन में, आई थिंक हो जाएगा। और तुम्हें जो मैक्सिमम है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इसका पीडीएफ हम लोग निकाल भी सकते हैं जरूरत पड़ी तो। अच्छा, स्टैंडर्ड जो हमने डिराइव किया था वो क्या था, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आया था, एक्सपोनेंशियल पावर वाला ना। एक्सपोनेंशियल के टर्म में। हम्म, हाँ सर, हमने एक्सपोनेंशियल। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो सीडीएफ होता है वो यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करता है, एंड उसके बाद फिर उससे हमने कन्वर्ट किया था पाई स्क्वायर 2 में, फिर उसको समेशन लेके पाई स्क्वायर 2n, तो ये एक्सपोनेंशियल में सर आता है, ये इसमें नहीं घबरा होगा, है ना सर। तो डेफिनेशन से ही तो इसको डेफिनेशन से ही करो, जैसे क्या करो, डेफिनेशन अप्लाई करो। सर वो जो फाइव मेरे हिसाब से जो एक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे हम्म और उसके बाद मतलब इसका पाइवोटल क्वांटिटी एक्शन होगा ना, वो सफिशिएंट भी है जो भी है। हम्म हाँ, और उसका मीन निकाल लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। किसका मीन? मीन और अच्छा, इसका बात कर रहे हो? एक्शन का। हम्म हाँ, और फिर एक्शन का वेरिएंस भी निकाल लेंगे, हम्म उस पर कर सकते हैं क्या। तुम कौन सा मेथड यूज करें, एक तो पाइवोटल मेथड है, उसमें ये है कि तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होना चाहिए पैरामीटर से, तुम पहले इसमें अगर उससे करना चाहो तो यहाँ तो जैसे है, मतलब सिंपल डेफिनेशन से अप्लाई करके देखो यार, इसमें कुछ नहीं है, जैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लाइक अगर मुझे फर्स्ट ऑप्शन कोई चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे थीटा मोर देन इक्वल टू, ये जो है ना, एक्स एन इंटू क्या है, अल्फा रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1 बाई एन, देखना ये इंटू है यही ना। ना चेक करते हैं सर, ऑप्शन थीटा फ्री होना चाहिए। हम्म हम लोग बाय डेफिनेशन इसी तरह चेक करते हैं, बाय ऑप्शन जो चेक करते हैं कि थीटा फ्री होना चाहिए, जो भी वही ऑप्शन ट्रू होता है, मतलब पैरामीटर फ्री होता है अरे ऑप्शन। वो पाइवोटल क्वांटिटी मेथड था कि तुम एक क्यू कंस्ट्रक्ट करो और फिर क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो पैरामीटर से, एंड देन उससे क्या होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है तो उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे अगर ऑप्शन को मुझे चेक करना है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हाँ सर, यहाँ भी एक्स एन है ना, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कॉमा कहाँ पे, एक मिनट पहले ये चेक कर दो, इसमें कॉमा और डॉट में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक कॉमा पहले है, यहाँ पे कॉमा है, यही है ना, पता नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर, अच्छा यहाँ n, ठीक है, एक्शन को मिडिल में ले आएंगे और थीटा को दोनों से जाएंगे।
तुम लोग सॉल्व करके क्या नहीं देखते हो? अब क्या करो, एक्सन से डिवाइड कर दो पूरे को चाहो तो, और उसको रेसिप्रोकल ले लो, फिर उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। मतलब समझ आया ना क्या करना है? अब इसको प्रोबेबिलिटी तुम लोग फाइंड करो। लाइक एक्सन से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो थीटा अपॉन एक्सन हो जाएगा, सॉरी, तो ये अल्फा की बार -1/n था। चेक करना क्वेश्चन, ठीक है? xn लेफ्ट है और कॉमा अल्फा रेज़ टू पावर -1/n xn, ठीक है? अब हमने क्या किया, डिवाइड कर रहे हैं एक्सन से, nth ऑर्डर स्टार्ट से। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा? रेसिप्रोकल करोगे तो एक्सन अपॉन थीटा, ठीक है? तो दिस इज, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहाँ हो जाएगा अल्फा की पावर 1/n ना, और दिस इज 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तुम फाइंड कर सकते हो, और तुम्हें अगर प्रॉब्लम होता है ऐसे लिख लो, xn, पहले xn का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है? मोर देन इक्वल टू थीटा टाइम अल्फा रेज़ टू पावर 1/n और लेस देन इक्वल टू थीटा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, xn का डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग निकाल सकते हो, nth ऑर्डर स्टैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ, अगर ये 1 माइनस अल्फा आता है तो करेक्ट ऑप्शन है, और अगर नहीं आता है तो ऐसे ही सेम सेकेंड ऑप्शन के लिए है। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन के लिए करोगे, दे रखा है तुम्हें थीटा, मतलब इस तरह सारे ऑप्शन, जब ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेक करोगे। तो थीटा जो है मोर देन इक्वल टू 0 है, या ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहे हो तो मोर देन 0, एंड लेस देन तुम्हारा है nth ऑर्डर स्टेप्स, सॉरी अल्फा रेज़ टू पावर -1/n यहाँ भी है। अब इसको फिर से फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी है ना। तो थीटा तो ऐसे भी ऑब्वियस है, पॉजिटिव है, तो तुम इस चीज को है ना इग्नोर भी कर सकते हो, या नेक्स्ट टर्म में यू कैन रिमूव इट, ठीक है? तो फिर से एक्सन से डिवाइड कर दो, या एक्सन की वैल्यू निकाल लो, है ना? यहाँ से एक्सन फाइंड करोगे, सो एक्सन विल बी मोर देन थीटा इंटू अल्फा रेज़ टू पावर 1/n। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, एक्सन का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मुझे, मोर देन दिस। सो वहाँ से फाइंड करो, और ईच एक्साइज होगा 0 से थीटा में होगा, है ना? सो यहाँ लिमिटेशन है इसकी, एक मिनट चेक करो ये कैलकुलेशन, क्या होगा? एक्सन इज मोर देन थीटा इंटू, सही लिख रहा हूँ ना, अल्फा रेज़ टू 1/n, और एक्सन लेस देन क्या होगा? थीटा। थीटा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। अब एक्सन का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, सब में एक्सन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तुम एक्सन का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, सब में प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। 1 माइनस अल्फा आ रहा है, सो दैट इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से कर लेना सर यहाँ रेंज 0 से थीटा लेंगे ना, एक्सन का रेंज? 0 से थीटा क्यों क्योंकि लेंगे? एक्स, मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि एक्स फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 से थीटा। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से थीटा होगा ही, वो तो पता ही है तुम्हें। जब डिस्ट्रीब्यूशन अलग से लिख रहे होगा, यहाँ पे इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक होगा, जब तुम इंटीग्रेशन कर रहे होगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ सर, ठीक है। नेगेटिव तो समझ। ओके, तो अभी मैं यहाँ चैप्टर 18 स्टार्ट करता हूँ इस बुक का, और ये लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का। मतलब चैप्टर हमने 1 to 18 ऑलमोस्ट सिलेबस के हिसाब से किए हैं। कुछ चीज़ें इस बुक में मिसिंग था तो हमने बाहर से किया है। अभी भी कुछ चीज़ें होंगी जो मिसिंग होंगी, जैसे सिलेबस में कुछ चीज़ें होगा, एक दो चीज़ें जो मिसिंग है, जो हमने नहीं किए होंगे, और या प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो एक दो चीज़ें और समझ आएंगी, तो उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी मे भी जितना जल्दी खत्म हो जाए उसके बाद मैं पेपर डिस्कस करूंगा। मतलब 2021 से स्टार्ट करेंगे और 2005 तक करेंगे। मैं चाहूंगा तुम सब भी साथ साथ करना, क्योंकि देखो मेन है प्रीवियस ईयर पेपर, अच्छे से तुम्हें आना चाहिए। ये नहीं कि सॉल्यूशन देके तो कोई भी कर लेगा, या कहीं सॉल्यूशन देख के करना है, या मैं कर दिया। मतलब मेन है तुम्हें समझ आना चाहिए कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आया तो तुम्हें वहां सॉल्यूशन ना ढूंढो तुम, है ना? क्योंकि अगर तुमने दिमाग को अपने ट्रेन किया है सॉल्यूशन देख के करने का, तो वहां भी सॉल्यूशन मांगेगा तुम्हारा दिमाग कि भाई सॉल्यूशन दिखाओ फिर हम करेंगे। अगर तुम अपने ऐसे तुम ट्रेन किए हो कि अनसॉल्व क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें अनसॉल्व क्वेश्चन का। तो उसके लिए मॉक टेस्ट होगा, अभी टेस्ट पेपर हम लोग बनाएंगे इसके बाद। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
और इस बार पिछले साल कंपटीशन में ज्यादा अच्छे बच्चे हैं ना, पिछले साल कम बच्चे थे और मतलब वैसे ही थे, लेकिन इस बार ज्यादा रिजल्ट होगा मुझे ऐसा लगता है। इस बार कम से कम ना, जैसे इस बार तुम देखोगे 3 IIT बॉम्बे में गए हैं मोस्टली और 3 NIT त्रिची में, तो इस बार मुझे लगता है कम से एटलीस्ट 5 है ना IIT में जाने चाहिए। मतलब होगा ही, मतलब बच्चे पोटेंशियल पे है और मुझे लगता है कि कर लेंगे, इस बार ज्यादा अच्छे बच्चे हैं लास्ट ईयर कंपटीशन में। ओके, सो एस्टिमेशन में मेनली 2 टॉपिक है ना, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अभी हम लोग, ये चैप्टर का नाम है 18 का, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस फॉर पैरामीटर्स। तो इसमें क्या होता है मेनली, सो डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ विल यू डिफाइन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको अगर डिफाइन करना है मुझे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। सो वी मेक सम स्टेटमेंट या असर्शन अबाउट पैरामीटर, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि वी अज्यूम समथिंग या वी स्टेट सम स्टेटमेंट एंड देन वी स्टैटिस्टिकली ट्राई टू चेक, है ना, कि वो करेक्ट है या नहीं है, ऐसा होता है ना। व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन। सो अगर डेफिनेशन देखोगे, सो लाइक इन द बुक द डिफाइन, कोई बताना चाहेगा। सर मेरे हिसाब से मतलब डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन ये बता सकते हैं कि जैसे एस्टिमेशन जो हम करते हैं मतलब किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर का, तो उसको टेस्ट करने के लिए मतलब कौन सा मतलब कैसे टेस्ट करेंगे, ये पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं, मतलब पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ और इसका डेफिनेशन हाँ वही है, जैसे मान लो तुमने कहा कि म्यू की वैल्यू 1 है, हमने जैसे हम लोग H0 लिखते हैं ना, और दूसरा H1 है कि म्यू 1 नहीं है, तो हम ये चेक करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंस लेवल से म्यू की वैल्यू 1 होगी, या ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस तरह से। तो इसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इसमें डिफाइन किया गया कि लाइक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस H इज अ कंजेक्चर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, लाइक अभी मैंने पैरामीटर लिखा है, तुम देखोगे H0, जैसे एग्जाम में आता है कि F यू कैन कंसीडर एट, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा F1, H1 इज F इज इक्वल टू F2, जैसे 2021 में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस है कि F इज F1 मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड F इज F2 सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ क्राइटेरिया है, तो तुम्हें टेस्ट करना है कि क्या सिग्निफिकेंस लेवल है इसका, है ना, वो चीज है। या व्हेन कैन वी रिजेक्ट H0, है ना। सो व्हाट इज द रिजेक्शन क्राइटेरिया या व्हाट इज रिजेक्शन रीजन, ये सब है। तो अभी सब आगे आएगा। सो मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसमें कहता है, तो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, है ना, बाकी इस एग्जाम में तो डेफिनेशन आता नहीं है, मेन है समझने के लिए। सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस H इज अ कंजेक्चर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन fx theta of a population X, and this conjecture is usually about the parameter theta if one is dealing with the parametric statistics. So like statistics 2 तरह का है, स्टैटिस्टिक्स में सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे इन्फेरेंस ही 2 तरह का होता है, जैसे जो लोग MSc करेंगे आगे से, इन्फेरेंस है ना 2 तरह का है ना, क्या क्या होता है इन्फेरेंस। एक होता है पैरामेट्रिक इन्फेरेंस जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। सो उसमें भी जाके टेस्टिंग होता है, उसमें ये MSc में आता है ये सब्जेक्ट, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो है ना, तो मैं इसका नाम हम लोग जो पढ़ते हैं वो जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस बोलते हैं एक्चुअली, वो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है। सो वी है ना डिस्कस अबाउट पैरामीटर्स, मैंने उसमें हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर को, है ना, तरह से टेस्ट करते हैं, वहाँ उस दूसरा क्राइटेरिया वहाँ पे। तो वहाँ पैरामीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरामीटर होता नहीं, उसका अलग एक अलग वो है, तो आगे पता चलेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे बोल रहा है कि वन इज डीलिंग विद द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स।
सो मतलब हम लोग यहाँ पे उन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे जिसमें पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। और ओके, सो मेनली हमें देखना है कि जो स्टेटस हाइपोथेसिस उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हम बोलते हैं क्या, एच नॉट, जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और दूसरा इसका अपोजिट होगा H1 या HA बुक में डिनोट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, इस तरह से। तो मेनली ये असर्शन है, लाइक एक स्टेटमेंट है कि हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस H नॉट बोलते हैं, कुछ इसमें हमारा एक स्टेटमेंट होगा, और अल्टरनेट इसका अपोजिट होगा, कुछ इसमें स्टेटमेंट होगा। अब हमें इसको टेस्ट करना है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे। सो इसमें एक वर्ड आता है, एक वर्ड है सिंपल हाइपोथेसिस, है ना। सो सिंपल हाइपोथेसिस, और दूसरा आता है कंपोजिट। कंपोजिट। हाँ, तो सिंपल क्या है, कंपोजिट क्या है, क्योंकि इसी के अराउंड चीजें घूमेंगी, है ना। सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस, जैसे मैं एक दो एग्जांपल ऊपर लिखता हूँ, जैसे मैं लिख रहा था अभी। जैसे मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा मान लो। तो उसमें क्या है, जैसे एच नॉट हम लेते हैं कि म्यू इक्वल है, जैसे हम कह रहे थे कि चलो एक कोई पर्टिकुलर नंबर म्यू नॉट है, और H1 होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, या दूसरे तरीके से हो सकता है म्यू मोर देन म्यू नॉट, इस तरह से, है ना, डिफाइन हो सकता है। तो इस तरीके से अभी हम इसकी बात करते हैं, ऐसा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा अगर दोनों अननोन है, मान लो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, मान लो बोथ अननोन है, उस केस में, और जैसे एक सिंपल, जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन तुम एक्सपोनेंशियल वाला ही लो, मान लो एक्सपोनेंशियल कहीं थीटा है, तो हम थीटा के बारे में एक वो लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 1 एंड H1 है थीटा इज इक्वल टू 2, इस तरह से। सो मेनली दो पार्ट है ना, H नॉट इज नल हाइपोथेसिस, H1 इज ऑल्टरनेट। सो दो तरह का हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सो सिंपल का मतलब क्या है, जब पैरामीटर की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन हो, जैसे इसको बोलेंगे ये सिंपल हाइपोथेसिस है ना, और ये भी क्या होगा, सिंपल होगा। दोनों यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव दोनों सिंपल है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, आगे डेफिनेशन लिखूंगा, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ मीन की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो मीन वेरिएंस 1 है, ठीक है, तो यहाँ वेरिएंस नोन है, तो उस केस में ये वाला क्या है, सिंपल है। तो कैसे डिसाइड करेंगे सिंपल है या नहीं है, सिंपल नहीं है मतलब कंपोजिट है। तो क्या क्राइटेरिया है कि कोई उस पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी, किसी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे म्यू नॉट इक्वल टू 1 है, क्या ये सिंपल होगा, क्या म्यू की कोई पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाइड है, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दिस इज कंपोजिट, है ना, कंपोजिट। दिस इज नॉट, है ना। या कहीं म्यू मोर देन 1 है, वो भी कंपोजिट होगा, म्यू लेस देन 1 है, वो भी कंपोजिट होगा, इस तरह से। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है, जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, दोनों अननोन है। अब तुमसे पूछेगा क्या पहला वाला क्या होगा, ये जो H नॉट है वो सिंपल है या कंपोजिट है, कंपोजिट, कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि सिग्मा क्योंकि स्क्वायर, एक और पैरामीटर का पता नहीं है हमको हाँ कि वो वो कुछ भी हो सकता स्पेसिफिक है, वैल्यू के नहीं, इक्वल है कि नहीं। नहीं दिया है तो अच्छा सॉरी, हम रियल नंबर ना लिख के, हम पता है कि सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये हिडन है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब सिग्मा स्क्वायर में भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, तो इसकी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। तो जितने भी पैरामीटर इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी वैल्यू स्पेसिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंपोजिट है एक्चुअली, ये वाला भी कंपोजिट हुआ एंड ये दोनों कंपोजिट होगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो डेफिनेशन क्या है, सर यहीं पे यदि सर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर हो जाए तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ना सर, डायरेक्ट बोल करेगा ही, एग्जिस्ट नॉट मतलब इक्वल टू तुम क्या बोल रहे हो, सिंपल या अभी कंपोजिट डिस्कस कर रहे हैं। नो सर, हम ये पूछ रहे हैं जैसे सिग्मा स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो यदि सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर कर दे तो वो एग्जिस्ट करेगा, और सही है, लिखना नहीं है ना। तो म्यू नॉट स्पेसिफाई सही करेगा है। ना, फिर म्यू नॉट मोर देन 0 होगा, वो बताएगा तुम्हें
कि म्यू नॉट स्क्वायर जो, या सिग्मा नॉट स्क्वायर जो है वो मोर देन 0 है। अगर तुम ये लिखना चाहते हो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो वो तुम्हें बताएगा यही फिर। नॉट इक्वल टू कर दें, सो पूछ रहे हैं। हाँ तो ये सिग्मा लिखना नॉट सही स्क्वायर है। सर एक पार्टिकुलर वैल्यू है और उस वैल्यू के बराबर नहीं है तो कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख तो सकते मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये नेगेटिव भी हो सकता, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग जो कंसीडर करते हैं, हमें ये पता है कि सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव होगा और सिग्मा नॉट स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो मतलब सिग्मा स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि इसके इक्वल नहीं है, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आगे आएगा। अभी हमें फाइंड करना है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर दिस अबाउट पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर। मतलब तुम अगर सिलेबस देखोगे तो इसमें उतने डिटेल में नहीं, लास्ट लाइन देखो, देख रहा था अभी तो लाइक क्या बोला इन्होंने कि यू हैव टू ओनली चेक। देखो सिलेबस क्या है एक बार देख लो। जैसे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, उसमें सिंपल एंड कंपोजिट होगा जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, क्रिटिकल रीजन क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, साइज एंड पावर ऑफ टेस्ट क्या है, पी वैल्यू क्या है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है एंड मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है ना। फिर नीमन पियर्सन लेमा, मतलब प्रूफ नहीं देखना है तुम्हें, बस स्टेटमेंट देखना है। सो नीमन पियर्सन लेमा एंड इट्स एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्ट मोस्ट पावरफुल एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर पैरामीटर ऑफ अ सिंगल पैरामीट्रिक फैमिलीज। तो ये तुम्हें देखना है उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें सिंगल पैरामीटर फैमिली की बात करें, ठीक है। सिंगल मतलब एक ही पैरामीटर होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में। और आगे कह रहा है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट तुम्हें बस डिस्कस करना है ओनली इन सेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट नॉर्मल है ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के लिए बस डिस्कस करना है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो मैं ये बता रहा था वहां आएगा एच नॉट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर एंड एच वन होगा सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, या मोर देन यू कैन राइट। तो उस तरह से अलग अलग केसेस होंगे, तो ये अभी आएगा बाद में, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 करते हैं, इसमें 2-3 क्लास लगेगा। तो ओके, सो व्हाट इज डेफिनेशन, ठीक है। सो हाइपोथेसिस में दो चीजें हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम देख रहे हैं कि ये नल और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको डिवाइड करना है, तुम्हें मतलब डिसाइड करना है वो सिंपल है या कंपोजिट है। सो सिंपल या कंपोजिट डिसाइड करने का डेफिनेशन क्या है। सो सिंपल की डेफिनेशन है, फिर राइट द डेफिनेशन। सो हाइपोथेसिस इज सेड टू बी सिंपल इफ H specifies the density of the population or you can say specify the parameter, ठीक है। तो लाइक देख लेता हूँ, if it specify the parameters और डिस्ट्रीब्यूशन। सो जहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी मैंने कहा था कि एच नॉट होगा कोई एफ पीडीएफ है दिस इक्वल टू F1 तुम्हें गिवन होगा, और मतलब वी आर टेस्टिंग अबाउट एफ। सो एफ इक्वल टू F2, तो F2 दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो ये भी सिंपल होगा, ठीक है, ये भी सिंपल है इस तरह से। सो इट विल स्पेसिफाई पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट है। तो चलो फॉर एग्जांपल इसी को कंसिडर कर लो, है ना। सो इसका एग्जांपल में ये आ गया। और हाउ टू डिफाइन कंपोजिट, जो सिंपल नहीं है वो कंपोजिट होगा। सो इन द सेंस ऑफ बुक a hypothesis is said to be composite if it is not okay simple. So मतलब it does not specify the parameter of distribution. So not simple then it is composite, ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है। जिनको डाउट्स है भाई पूछना। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, जैसे हम लोग एच नॉट लिखेंगे लाइक थीटा बिलोंग्स टू म्यू नॉट।
तो म्यू नॉट का मतलब है, मतलब नल हाइपोथेसिस के अंदर थीटा के जो पॉसिबल वैल्यूज है, इस तरह से जैसे है ना, मान लो कहीं थीटा मोर देन 0 है, ऐसा मान लो, दैट इज लाइक दिस। और H1 जैसे हो सकता है थीटा बिलोंग्स टू μ1, तो μ1 मतलब हो गया कि दूसरा थीटा से लेस देन 0 है, इक्वलिटी कहीं ले लो यहाँ पे, चलो तो इस तरीके से। तो ये एक पैरामीटर स्पेस का सबसेट है, और जो पैरामीटर स्पेस हम पहले लिखते थे ना, इस तरह से हो सकता है। पैरामीटर स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, लाइक यहाँ पर थीटा है तो थीटा ओमेगा नॉट यूनियन ओमेगा 1, इस तरह से। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे अभी यहाँ तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ओमेगा 1 जो है कॉम्प्लीमेंट है, बट ऐसा जरूरी नहीं भी हो सकता है ना। दूसरे केस में जैसे H0 कहीं पे है, म्यू 0 है या थीटा 0 है, और H1 है थीटा पॉजिटिव है, इस तरीके से। तो यहाँ पे है ना, तुम अगर देखोगे तो जो मैंने जैसे कहा, अगर तुम ये बोलते हो थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा नॉट, तो ये ओमेगा नॉट यहाँ पे जो है सिंगलटन सेट हो गया 0। और अगर आप बोलते हो इसमें थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा 1, तो यहाँ पे जो ओमेगा 1 है ये सेट हो गया 0 टू इन्फिनिटी, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, उसके हिसाब से डिवाइड कर। तो सिंपल और कंपोजिट डिसाइड कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आगे डिफर करेगा चीजें। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन, है ना। अच्छा, मैं डिफाइन करता हूँ इसको उस सेंस में। इसमें क्या है, जैसे एक तो डिफाइन किया था इन्होंने कि, या जैसे मुझे ये तो सिंपल था, स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन और पैरामीटर इसमें दिया होगा, तो ये तो हो गया। दूसरा हम डिफाइन करना, हमें क्या डिफाइन करना है अब, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, या व्हाट इज द हाइपोथेसिस टेस्ट। तो टेस्ट का मतलब क्या है, मैं अभी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हाइपोथेसिस टेस्ट है is an ordered sequence is an ordered sequence like x1 x2 इस तरह xn होगा, ये तुम्हारा सैंपल हो गया। और उसके बाद उसमें क्या डिफाइन होगा, तुम्हारे पास H0 स्पेसिफाइड होगा उसमें, मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट अगर कुछ हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें तुम्हारे पास सैंपल होगा, H0 पता होगा, H1 पता होगा, और साथ में C भी पता होगा। ये सब चीजें तुम्हें गिवन होगा, कि सैंपल गिवन होगा, H0 पता होगा क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये H1 भी पता होगा, और C पता होगा। C क्या है, C इज अ क्रिटिकल रीजन, तो डिफाइन करूंगा अभी। सो दिस where you all know x1 x2 and xn, this is a random sample, मतलब IID रैंडम वेरिएबल्स होंगे। और H0 पता है तुम्हें, द रैंडम सैंपल होगा जिसका कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन तुम्हें गिवन होगा। और H0 क्या है, H0 इज नल हाइपोथेसिस। सो अबाउट पैरामीटर या डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के बारे में गिवन होगा, मतलब पैरामीटर के बारे में, अबाउट पैरामीटर। एंड H1 क्या होगा, H1 is alternate hypothesis, है ना, alternate hypothesis about parameter, okay। and और क्या, C क्या है, and C is critical reason, और इसका दूसरा नाम भी है रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। सो व्हाई रिजेक्शन रीजन, सो C जो है एक क्रिटिकल रीजन है या रिजेक्शन रीजन। एंड जहाँ पे C जो होता है, यू कैन ऑल्सो से ऑल्सो
C is a Borel set. So Borel set कहीं ना कहीं सिग्मा अलजेब्रा से रिलेटेड है. So Borel set क्या होता है? This is element of the smallest sigma algebra containing all open sets. तो तुम्हें उतना एब्स्ट्रैक्ट होने की यहाँ जरूरत नहीं है. मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये सब चीजें थोड़ा मैटर करेगा, लेकिन इतना एब्स्ट्रैक्ट. सो क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन कैसे डिफाइन होगा या रिजेक्शन रीजन कैसे डिफाइन होगा? तुम्हें जैसे तो एक दो मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो होगा तुम्हारे पास कि नहीं दिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ. तो एक क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से कि so hypothesis test is a rule that tells us for which sample values we should decide to accept H naught as true and for which sample value we should reject H naught. So this is a rule, मतलब testing is a rule. So like मैं जैसे कहा कि तुम्हारे पास एक sample define होगा x1, x2, xn. मान लो ये random sample है किसी distribution से fx theta से. H naught कुछ स्पेसिफाइड है, लाइक थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड H नॉट थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इस तरह से मान लो कुछ. ओके, अब हमारे पास क्या होगा? हाइपोथेसिस में रूल डिफाइन होगा कि किस क्राइटेरिया पे हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे. व्हाट इज द क्राइटेरिया? सो वो क्राइटेरिया दिया होगा. जैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा लिखा होगा टेस्ट कि रिजेक्ट H नॉट इफ समेशन एक्स आई इज मोर देन, कोई नंबर ले लो जैसे पर्टिकुलर, जैसे कोई कांस्टेंट के है ना, वो के स्पेसिफाई होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा होगा. तो ये एक्चुअली टेस्ट हो गया कि तुम्हें क्राइटेरिया दिया है कि विल रिजेक्ट एच नॉट व्हेन समेशन ऑफ एक्स आई इज मोर देन के. इस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन को वैरी करेगा इस तरह से. या उसका अपोजिट तुम ले सकते हो ना, एक्सेप्ट एच नॉट इफ दिस इज मोर देन लेस देन इक्वल टू, इस तरह से. सो इस तरह से डिफाइन होगा. अच्छा, हम अगर रिजेक्शन रीजन लिखेंगे तो क्या होगा? सो अगर हम यहाँ पे रिजेक्शन रीजन लिखे तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एच नॉट किस रीजन में रिजेक्ट हो रहा है. तो यू मे राइट इट लाइक, है ना, सी हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, क्या क्या है मेनली, सैंपल है, एच नॉट है, H1 है और सी है. सी क्या है? रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन. सो सी होगा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn सच दैट, जैसे अभी हमने डिफाइन किया है, समेशन एक्स आई इज लेस देन या मोर देन के. तो ये जो एक्चुअली होता है कि क्राइटेरिया वो लिखना है जिसके लिए एच नॉट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन. ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि क्या क्राइटेरिया रिजेक्ट करने का. सो जैसा कि डेफिनेशन था ना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, है ना. दिस कंजेक्चर इज यूजुअली अबाउट द पैरामीटर इफ वन इज डीलिंग विद द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि डेफिनेशन था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. ओके, जैसे एक दो टर्म और मैं डिफाइन करूंगा, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे. सो अभी टर्म क्या डिफाइन की, एच नोट क्या है, H1 क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या होता है, देन टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट का मतलब क्या है ना. सो यू विल हैव रैंडम सैंपल, H नॉट, H1, क्रिटिकल रीजन, ये सब क्वेश्चन में होगा. अब जैसे आता है कुछ टर्म, जैसे व्हाट इज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, है ना. सब पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो so what is meaning of type 1 error? Type 1 error, कैसे डिफाइन करते हो आप लोग?
क्वालिटी ऑफ x belongs to omega when it's not true. प्रोबेबिलिटी नहीं, हमने तो अभी सिर्फ टाइप 1 एरर का मतलब समझना है, तो है ना। सो टाइप 1 एरर मतलब होता है रिजेक्टिंग एच नॉट when h not is true. सो टाइप 1 एरर का मतलब है वी विल रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। दिस टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 2 एरर, क्योंकि डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, एच नॉट ट्रू है फिर भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ध्यान रखना। एरर मतलब क्या है, एच नॉट इज ट्रू स्टिल वी आर रिजेक्टिंग, सो दिस इज टाइप 1 एरर। एंड कैसे डिफाइन करते हो टाइप 2 एरर को? Except h not when h not is false. अब उस तरह से लिख सकते हो, मुझे याद रहता है H1 के टर्म में, मतलब एच नॉट के टर्म में भी लिख सकते हो, बात वही है। जैसे मैं ऐसे याद रखता हूँ कि रिजेक्ट H1 व्हेन H1 इज ट्रू, इससे मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है, ये ध्यान रखता है। ओके एच नॉट ट्रू है और एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो टाइप 1 एरर हो गया। H1 ट्रू है और H1 को रिजेक्ट कर रहे थे, टाइप 2 एरर। इसी को दूसरे सेंस में लिखोगे जैसे भी बता रहे थे वो। सो लाइक दैट इज रिजेक्ट H1 है, जिसका उल्टा लिख सकते हो, है ना, लाइक एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन, अब यहाँ H1 इज ट्रू तो एच नॉट इज फॉल्स, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, योर चॉइस। तुम्हें जैसे भी याद रहता है तो अपने तरीके से याद रखो, बात बराबर है दोनों का। ओके फर्स्ट को भी लिख सकते हैं ऐसे। जी, फर्स्ट को भी ऐसे लिख सकते हैं। हाँ उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, टाइप 1 एरर को भी, कि लाइक एक्सेप्ट H1 व्हेन H1 इज फॉल्स तरीके से, क्योंकि वो अपोजिट है, H0 H1 अपोजिट चीज है, तो आप उसके हिसाब से चेंज करो, उसको भी ऐसा लिख सकते हो। ओके तो अब आता है टर्म, है ना। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, जैसे लोग ऐसे टेबल बता के बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे है H0 या तो ट्रू होगा या H0 फॉल्स होगा, है ना। और आइदर यू विल एक्सेप्ट, या तो आप रिजेक्ट करोगे H0 को या एक्सेप्ट करोगे H0 को, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर है। जब H0 ट्रू है आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, मतलब H0 इज फॉल्स मतलब H1 इज ट्रू, एक्सेप्ट H0 मतलब रिजेक्ट H1। तो अपने तरीके से आप इंटरप्रेट कर लो जैसे याद रहता है। सो दिस इज टाइप 2 एरर एंड दिस इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें मेनली ये दो टर्म याद रखना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, एग्जाम में क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, क्योंकि इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, तो इसका अलग इंपॉर्टेंस है। तो जैसे क्या है, तो हमारे पास जैसे मान लो डिफाइन किया हुआ है, H0 इज थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा नॉट, और H1 है मान लो थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा 1, तो ओमेगा नॉट एक सेट है, ओमेगा 1 एक अलग सेट है, और दोनों वो होगा डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से, या आप उल्टा ले सकते हो अगर चाहो तो, इसको आप अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि थीटा डज नॉट बिलोंग टू ओमेगा नॉट, ऐसे भी चलेगा। तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस H0 और H1 डिफाइंड है। अब पूछ क्या रहा है, सो वी हैव अ सैंपल, लाइक मान लो लेट x1 x2 and xn be random sample फ्रॉम कोई पॉपुलेशन है fx थीटा, ठीक है। सो क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब ये पूछेगा कि, सो इसका एक नाम है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सो वी कॉल इट सिग्निफिकेंस लेवल। सो एक टर्म है सिग्निफिकेंस लेवल, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो आप ये से ध्यान रख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो इसको डिफाइन करते हैं एज सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। सो पूछता है व्हाट इज सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ दिस टेस्ट।
सो अगर डिफाइन करना है द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना, मान लो वही सेम लिख रहा हूँ, एच नॉट थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा नॉट और एच वन है थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा नॉट। तो हाउ वी डिफाइन, तो सिग्निफिकेंस इसका नोटेशन जो है दिस इज डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन है अल्फा, तो मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ बस, अल्फा एंड डिफाइंड बाय, सो अल्फा का मतलब है सिग्निफिकेंस लेवल और इसका डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और टाइप 1 एरर हमने पहले बताया है, तो इसका मतलब होगा कि सो अल्फा क्या होगा एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर क्या था, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना, तो ये था। सो अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल है और इसका डेफिनेशन ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ये सब डेफिनेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइप 1 एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइप 2 एरर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल, और सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, या डायरेक्टली एग्जाम में पूछ रहे थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ऐसे इस तरीके से। एंड है ना, उसको h1 के टर्म में भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, एक्सेप्ट h1 व्हेन h1 इज फॉल्स, मैंने h0 के टर्म में लिखा है, आप h1 के टर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, तो पहले हम डिस्कस करते हैं नाउ, एक्चुअली इसका यूज पावर में होगा, तो पहले हमें डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, है ना, तो शॉर्ट में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। और टाइप 2 एरर हमने पहले डिफाइन किया है कि ये क्या होता है, तो इसका मतलब था रिजेक्ट h1 व्हेन h1 इज ट्रू, या h0 के टर्म लिखना है। एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है ना, मेनली हमारा इंटरेस्ट होता है कि h0 को रिजेक्ट करना है या h0 को रिजेक्ट नहीं करना है, तो h1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी मतलब वो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली हमारा कंसंट्रेशन h0 पे होता है कि वी फेल टू रिजेक्ट और वी कैन रिजेक्ट, हमें वो देखना होता है। सो लाइक प्रोबेबिलिटी इसको हम h0 के टर्म में लिखेंगे, सो एक्सेप्ट h0 व्हेन h0 इज फॉल्स। सो कोई भी एक याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जैसे याद रहता है मेन वो है। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। अच्छा, जब देखो, जब सिंपल हाइपोथेसिस मतलब नॉन हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोथ सिंपल है तो केसेस बहुत इजी है, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी, है ना, इजीली निकाल पाएंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये h0 है, और थीटा इज इक्वल टू, ये h1 है, थीटा इज इक्वल टू 2 है, इस तरीके से। सो ये सिंपल वर्सेस सिंपल का केस हो गया ना, ये भी सिंपल है और ये वाला भी सिंपल है। तो इस केस में इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अगर h1 जो है कंपोजिट हो गया, तो उस केस में जो है बीटा जो आएगी, मतलब बीटा अभी डिफाइन नहीं किया हमने, मतलब ये जो हमारे पास है टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी, वो एक्चुअली थीटा के टर्म में आएगी, सो हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, वो तो हम क्वेश्चन के टाइम पर डिस्कस करेंगे। अभी मेन है कि टाइप 1 एरर समझ आया, टाइप 2 एरर समझ आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर का डायरेक्टली कोई नाम नहीं है, लेकिन अभी हम 1 माइनस करेंगे तो उसका एक नाम है ना। हाँ जी, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ अ टेस्ट, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो इसका नोटेशन है बीटा, ठीक है।
इट इज डिनोटेड बाय बीटा एंड डिफाइंड बाय, अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा नोटेशन ना डिफरेंट ले रहा था। हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो बीटा इसका नोटेशन कंसीडर करते हैं, तो बुक में भी तुम्हें यही फॉलो करें मिलेगा कि लाइक बीटा दे राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर एंड अल्फा दे राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी 2021 में ही कंफ्यूजन हुआ था उसको लड़की को अभी, कि कभी कभी बीटा वो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी लिखता है और कभी कभी वो पावर लिखता है। तो वो तुम ध्यान से पढ़ लेना कि बीटा क्या है, कभी कभी हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं, तो ये यूनिवर्सल नोटेशन नहीं है ना, ये अपने हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। तो जैसे अभी 2021 का क्वेश्चन देख रहे थे, तो इसमें क्या एक बच्चा गलत किया था मुझे याद है, एग्जाम से आते हुए, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन यही मैं अभी देख रहा था। तो इसमें क्या इन्होंने लिया, व्हाट इज बीटा, अल्फा जो है साइज है, तो साइज मतलब वो सिग्निफिकेंस लेवल ही है, एंड दूसरा नाम है पावर है वो। तो यहाँ पे क्या है, बीटा इसने क्या नोटेशन यूज किया है, बीटा इज द पावर ऑफ द टेस्ट। अब उसने गलती से क्या किया कि बीटा को उसने अज्यूम कर लिया टाइप 2 एरर है, तो वहां गलत आंसर आ गया। तो ये मतलब ये कह रहा हूँ, पहले से अज्यूम नहीं करना, नोटेशन वो डिफाइन किया होगा, तो हमें अज्यूम नहीं करना है। तो कुछ अभी मैं कुछ और क्वेश्चन अगर दिखाऊं तुम्हें, तो उसमें वो अल्फा बीटा ऐसे डिफाइन करते हैं, तो डिपेंड करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नोटेशन का कोई वो नहीं है, जैसे यहाँ भी उसने वही नोटेशन लिया है, अल्फा इज द, जैसे ये 2016 का है, सो अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट एंड बीटा इज पावर ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ भी ठीक है, सेम नोटेशन है, बट कोई जरूरी नहीं है ना, वही मैं कह रहा था। सर यहाँ भी तो है ही ना, पावर टेस्ट में 1 must बीटा होता है, बीटा। तुम्हारी आवाज नहीं आई, किसी और को समझ आई क्या? नो सर यहाँ भी तो पावर ऑफ टेस्ट तो 1 माइनस बीटा होता है ना, और यहाँ पे दिया है बीटा को पावर ऑफ, इसमें भी तो चांसेस है। अरे मैं वही तो समझा रहा हूँ मैडम, कि ये पहले से प्री डिफाइन नहीं है नोटेशन, नोटेशन वो डिफाइन किया हुआ है, मतलब पहले से दिमाग में तुम्हारा फिट है कि पावर 1 माइनस बीटा होता है। पावर 1 माइनस बीटा तब होता है जब बीटा टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसी गलतियां तुम जैसे बच्चे ही करते हैं, कि इसमें बीटा वो हमारे ऊपर हम क्या नोटेशन लेके चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि बीटा हम अज्यूम कर लेते हैं टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में अभी मैं डिफाइन करने वाला हूँ पावर, तो पावर 1 माइनस बीटा। लेकिन बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में बीटा पावर ही है, तब ये नहीं कि 1 माइनस बीटा कर दो तुम, तो फिर वो टाइप 2 एरर आ गया। तो वही मैं समझा, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा एग्जाम में पहले ध्यान से पढ़ लेना कि बीटा है क्या, मतलब पहले से अज्यूम दिमाग में मत करके चलो ये नोटेशन है। कोई भी नोटेशन जैम में यूज करता है तो मान के चल रहा है तुम्हें नहीं पता उसका मतलब, वो एक्सप्लेन करेगा कि बीटा का यहाँ मतलब पावर ऑफ द टेस्ट है। लेकिन वही मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे ये लिखा हो कि बीटा जो है टाइप 2 एरर है, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब अभी मिले ना मिले अलग चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। सो तो ये मतलब है सर, कि उसमें पहले अज्यूम मत 2021 करो। में आया था एक क्वेश्चन। हाँ 21 का मैं दिखाया ही। ये देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे नोटेशन बदल दिया, देखो साइज इज द अल्फा, पावर इज गामा, तो अभी इन्होंने नोटेशन चेंज कर दिया, 19 का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ बीटा मतलब वो अपने अकॉर्डिंग, तो गामा इन्होंने लिया है पावर का नोटेशन। तो मेरा मतलब ये है कि तुम पहले से अज्यूम करके मत करो ये नोटेशन है, वो तुम देख लो कि क्या उनका मतलब है। ये तो मैं लिख रहा 21 का यही तो है, तो इसमें इन्होंने बीटा को पावर लिया है, बट क्वेश्चन अभी अंदर मिलेगा क्योंकि ये सारा सिंक नहीं कर पाता है ना, क्वेश्चन इसमें 12 भी दिखा रहा है क्योंकि वो और पीडीएफ सिंक नहीं कर पा रहा है। एनीवे तो मेरा मतलब ये था बताने का कि अभी मैं बीटा अज्यूम कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, लेकिन ये नहीं कि यूनिवर्सल नहीं है ये कि हमेशा टाइप 2 एरर बीटा होगा, वो नोटेशन वैरी कर सकता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अपना समझदार बनना, वरना गलती होगी एग्जाम में। तो अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बीटा ये है, लेकिन कभी कभी बीटा पावर भी लेते हैं लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके हिसाब से डेफिनेशन याद रखेंगे। हमें ये पता है कि टाइप 2 एरर है तो रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, इसकी प्रोबेबिलिटी बीटा है, अगर पावर है तो 1 माइनस कर लेंगे इसी को। सो अभी मैं डिफाइन करने वाला हूँ पावर ऑफ द टेस्ट। सो व्हेन, मैं लिख रहा हूँ देखो, व्हेन बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, उस केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो गलती है 2021 वाला बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ने किया था,
मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर बुरा लगेगा उसको। सो ऐसे होते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं। सो बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर in that case then power of test is 1 minus बीटा। इसको मान लो मैं गामा नोटेशन ले लेता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ गामा इज डिनोटेड बाय, तो मैं डिनोट कर रहा हूँ गामा, जरूरी नहीं कि वो भी इसी नोटेशन डिनोट करे, बुक बाई बुक नोटेशन वैरी कर सकता है। सो गामा है एंड डिफाइंड बाय गामा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस मतलब हो गया कि पावर ऑफ टेस्ट दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तुम या तो ऐसे ही याद रखना, नोटेशन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा कि पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब जैसे एक दो क्वेश्चन भी इसको अप्लाई करके देखो। ओके जैसे मैं यही क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ये 2021 का है और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसमें क्या बोला है, हम लोग इसको यूज करते हैं। सब लोग ध्यान से देखना जी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। मतलब हमारे पास क्या है, एफ नॉट एंड एफ वन बी द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बाई। तो हमें एक टेबल में तुम्हें ये जो पहली वाली वैल्यू है एक्स की वैल्यू, जब एक्स 1 है तो एफ नॉट एक्स की वैल्यू 0.1 है और एफ वन एक्स की वैल्यू, मतलब एफ नॉट एक्स एक्चुअली ऐसा है। सो एफ नॉट एक्स पी एम एफ है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू है ना कोई वैल्यू है लाइक एक्स नॉट, और एफ वन एक्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन टाइप। तो ये वैल्यू एक्स ऊपर डिफाइंड है, तो पी एम एफ है ना। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है और ये एफ एक्स पहला पीडीएफ पी एम एफ है और दूसरा पी एम एफ है। इसमें कोई टेबल समझने में दिक्कत नहीं है ना, कि x जब 1 है तो f नॉट की वैल्यू 0.1 है और f1 की वैल्यू 0.1 है। x जब 2 है तो f नॉट की वैल्यू 0.1 और f1 की वैल्यू 0.1। फिर x जब 3 है तो f नॉट की वैल्यू 0.1 और f1 की वैल्यू 0.2। जब x 4 है तो f नॉट की वैल्यू 0.1, f1 की वैल्यू 0.2। फिर x जब 5 है तो f नॉट है 0.1, f1 है 0.2। x जब 6 है तो f नॉट 0.5 और f1 0.2। ठीक है, ये टेबल का मतलब समझ आया। अब बोल रहा है कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस h नॉट। h नॉट क्या डिफाइन किया कि x जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, वो फॉलो कर रहा है कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन, f नॉट वाला डिस्ट्रीब्यूशन, अगेंस्ट h1 जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना, मतलब अजम्पशन, हाइपोथेसिस के अजम्पशन। सो x फॉलोज x का डिस्ट्रीब्यूशन जो है f1 का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है बेस्ड ऑन द सिंगल सैंपल x, मतलब x1 x2 xn होता है ना, तो यहाँ सैंपल की साइज 1 है, एक ही रैंडम वेरिएबल। अब अल्फा का मतलब डिफाइन किया साइज है, तो साइज एक्चुअली सिग्निफिकेंस ही होता है, तो मैं फिर लिख देता हूँ, साइज ऑफ द टेस्ट बोले या सिग्निफिकेंस, बात वही है। सो सिग्निफिकेंस लेवल या साइज ऑफ टेस्ट, ठीक है। सो ये मतलब ही सेम है, साइज ऑफ टेस्ट बोले या सिग्निफिकेंस लेवल। ओके जी, तो एच नॉट है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट के अकॉर्डिंग चलेगा और एक्स वन है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एफ वन के अकॉर्डिंग है बेस्ड ऑन अ सिंपल सैंपल दिस। अल्फा है साइज ऑफ द टेस्ट एंड बीटा है पावर ऑफ द टेस्ट। तो साइज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और बीटा क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ऐसे याद रखना, जो पावर है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर होता है। टेस्ट ऑफ द क्रिटिकल रीजन, द क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल रीजन मतलब रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन मतलब वो क्रिटिकल रीजन हमेशा तुम्हें बताएगा किस कंडीशन पे एच नॉट को रिजेक्ट करना है। क्रिटिकल रीजन का मतलब ही है कि रिजेक्शन रीजन, मतलब एच नॉट को रिजेक्ट कब करना है, ये कंडीशन बताएगा कि व्हेन कैन वी रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट। जब भी क्रिटिकल रीजन दिया होगा, मतलब रिजेक्शन रीजन दिया होगा,
तो मतलब H0 रिजेक्ट होगा जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा है। H0 को रिजेक्ट करेंगे जब, है ना, तो क्रिटिकल रीजन का मतलब है कि x इज मोर देन 3, तो व्हेन x इज मोर देन 3 विल रिजेक्ट H0। क्रिटिकल रीजन का डेफिनेशन है ये कि एट व्हाट कंडीशन विल रिजेक्ट H0। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा तो फाइन करके देख लो। चलो कहाँ फाइन, यहाँ करते हैं। सर ये क्रिटिकल रीजनिंग है। हाँ, क्रिटिकल रीजन क्रिटिकल रीजन नहीं समझ आया। मैं यहाँ क्रिटिकल रीजन शायद डिटेल में नहीं लिखा हूँ। तो क्रिटिकल रीजन का मतलब हमारा है, यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सो व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन, चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने देखो लिखने की कोशिश की थी कि देखो ये हमने लिखा है सी, ये मैंने बताने की कोशिश किया सी है क्रिटिकल रीजन। सी क्रिटिकल रीजन का मतलब होता है रिजेक्टिंग H0 अंडर सम कंडीशन। तो वो जो कंडीशन का एक सेट बना के देगा उस सेट को हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। कि एक सेट में कुछ कंडीशन होंगी, तो जो क्रिटिकल रीजन में कुछ कंडीशन होगा, सो वो जो रीजन है दैट विल रिजेक्ट H0 ऑलवेज। मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए जो कंडीशन है वो क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं डेफिनेशन एक बार से लिख के देता हूँ। सो व्हाट इज क्रिटिकल रीजन। सो अगर कहीं लिखता है C इज इक्वल टू x1 x2 xn, ये सैंपल वो है, कोई स्टैटिस्टिक्स है W x1 x2 xn, ठीक है। मान लो ये बोलता है दिस इज मोर देन k, कुछ भी मतलब एक कंडीशन में दे रहा हूँ मोर देन k, दिस इज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्ट या फॉर टेस्टिंग H0 जो कि होगा थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा नॉट, मान लो ऐसा है, और H1 थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोला हूँ कि दिस इज द क्रिटिकल रीजन, तो इसका मतलब ये हो गया कि दे आर सेइंग विल रिजेक्ट H0 इफ दिस हैपेंस, W ऑफ x1 x2 xn दिस इज मोर देन k। तो ये मतलब होगा क्रिटिकल रीजन का कि इस वाले रीजन में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो हम 45 क्वेश्चन कर रहे हैं 2021 वाला। तो हमारा क्या वहां पर क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्ट H0 इफ, देखो उसमें कुछ कंडीशन गिवन होगा। क्या कंडीशन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एक ही लिखा है क्योंकि सिंगल रैंडम वेरिएबल, इसीलिए x मोर देन 3। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि हम रिजेक्ट करेंगे अगर x की वैल्यू मोर देन 3 है, मैंने उसमें लिख दिया कैपिटल रैंडम वेरिएबल का टर्म में। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, H0 क्या है। सो जो H0 है वो है x का डिस्ट्रीब्यूशन F0 के अकॉर्डिंग है, और H1 है x का डिस्ट्रीब्यूशन F1 के अकॉर्डिंग है। F1 F0 टेबल में है। तो हमें क्वेश्चन क्या है, अल्फा। अल्फा का मतलब उसने क्या बोला था, साइज ऑफ टेस्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइज ऑफ टेस्ट। साइज ऑफ टेस्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो ये याद रखना है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। जब भी साइज बोलेगा या सिग्निफिकेंस लेवल बोलेगा, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 1 एरर, तो उसका डेफिनेशन हमें पता है, रिजेक्ट H0 गिवन H0 इज ट्रू। ये टाइप 1 एरर का डेफिनेशन था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीजों को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो रिजेक्ट H0 का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मतलब है जब x मोर देन 3 है, तो x मोर देन 3 है, गिवन दैट H0 का मतलब क्या है, H0 इज ट्रू, मतलब H0 ट्रू होने का क्या मतलब है। तो H0 ट्रू होने का मतलब है कि जो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल x है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा F0 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमें क्या सोचना है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3 गिवन दैट x हैज डिस्ट्रीब्यूशन F0। अच्छा अब आ जाओ टेबल पे। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेके कहां तक, 6 तक, है ना। x की वैल्यू 1 से 6 तक। अगर x मोर देन 3 है, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 5 6। 4 5 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x मोर देन 3 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है x की 4 पे, 5 पे और 6 पे। और कौन सा वाला पीडीएफ लेना है, मुझे 2 पीडीएफ दिया है, मतलब पीएमएफ दिया है। तो कौन सा वाला पीएमएफ लेना है, F0 वाला, क्योंकि हम यहाँ पे F0
है ना। हाँ, क्योंकि हमने लिखा है एच नॉट ट्रू है और एच नॉट ट्रू में एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट के अकॉर्डिंग है। तो अब क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू, अब एक्स एफ नॉट में देखते जाओ प्रोबेबिलिटी 4 पे क्या है। तो देखो एफ नॉट में 4 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 0.1, 5 पे क्या है 0.1, 6 पे क्या है 0.5, तीनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि 4 और 5 और 6 एक्स कंटेक्ट 3 वैल्यू। तो हमें प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 4 पे, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, इन व्हेन एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट, x is equal to 5 पे when x has distribution f naught, and plus x is equal to 6 पे when x has distribution f naught। तो ये है 0.1, 0.1 and 0.5। तो अल्फा की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 0.7, ठीक ना। ओके, अब बीटा पे आते हैं। तो बीटा हमें चाहिए, तो बीटा का मतलब है, उसने क्या बोला है, देखो अल्फा यहाँ उसने बोला था साइज ऑफ द टेस्ट, ठीक है। और बीटा उसने बोला होगा, उसका मतलब क्या है, तो उनका मतलब वहां तुमने देखा अभी टर्म पावर ऑफ टेस्ट बोल रहा है, और पावर ऑफ टेस्ट का डेफिनेशन हम जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। तो बीटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और टाइप 2 एरर भी हम जानते हैं क्या मतलब है, तो इसका मतलब था रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू। ये मैं ऐसे याद रखता हूँ, तुम इसको H नॉट में कर लो कन्वर्ट, ठीक है ना। तो इसको मैं H नॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो गया एक्सेप्ट H नॉट, ये होगा ना, रिजेक्ट H1 का उल्टा क्या होगा, एक्सेप्ट H नॉट, एंड H1 इज ट्रू, तो मुझे H नॉट के लिए लिखना है H नॉट इज फॉल्स। या वही बात है, मतलब आपको डिसाइड करना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे भी चल जाएगा। वहीं पे सही है सर। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है कि H1 क्या है, और हमें पता है कि रिजेक्ट करेंगे जब x मोर देन 3 है तो H नॉट रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जहां H नॉट रिजेक्ट हो रहा वहां H1 एक्सेप्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे आओ, हमें रिजेक्ट H1 का लिखना है कंडीशन में, क्या लिखूं, देखो यहाँ पे हमारा टेस्ट था रिजेक्ट H नॉट व्हेन x इज मोर देन 3। अब मैं लिखना चाहता हूं रिजेक्ट H1 इफ, तो मैं क्या लिखूं, इसको देख के बताओ। x is greater than x 3। is less than equal to 3। x लेस देन इक्वल हाँ, उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ H नॉट अब H1 लिख रहा हूँ मैं, तो H नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं जब x मोर देन इक्वल टू 3, अब H1 के लिए लिख रहे हैं तो उल्टा कर देंगे उसको, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक ना, क्योंकि मोर देन 3 था, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, तो ये H1 के लिए हो गया टेस्ट। अब इसी को यूज कर लेते हैं, तो रिजेक्ट H1, तो H1 कब है जब x लेस देन इक्वल टू 3 है, और व्हेन H1 इज ट्रू, तो H1 ट्रू का मतलब है H1 में x का डिस्ट्रीब्यूशन F1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है कि H1 में x का डिस्ट्रीब्यूशन F1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब कर लेते हैं सॉल्व। बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, उसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट था क्या, 1 से स्टार्ट है, सॉरी 0.4। हाँ, तो 1 से स्टार्ट मतलब x की वैल्यू, तो x कैन टेक 1 2 3, ठीक है। कब, व्हेन x हैज डिस्ट्रीब्यूशन F1। चलो अब मैं बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब लिख लो 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसमें, F1 में, ये गलती मत करना है ना, यहाँ पे लिखा है F1 में, हम अब F1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि गिवन था H1 इज ट्रू, तो H1 ट्रू कब है जब डिस्ट्रीब्यूशन F1 का फॉलो होगा, और 1 2 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ठीक है, 1 पे प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.1, 0.2, 1 2 3 पे, तो 0.1, 0.1, 0.2, 1 1 है ना, 1 पे, 2 पे, फिर 3 पे, F1 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो गया 0.4, कितना आ गया 0.6, चेक कर लेना। yes तो यस अब हमें पूछा था व्हाट इज द आंसर ऑफ देन 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा,
सो अल्फा प्लस बीटा का 10 टाइम्स। सो 10 टाइम्स अल्फा था 0.7, बीटा है 0.6, 1.3 तो कितना 1.3 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13। तो आंसर इज 13। आप इसको चेक भी कर सकते हो ना। सो आंसर की मैंने लगाया नहीं होगा इसमें, आ गया सर। चेक कर लेना वेबसाइट से सर्च करके, यही होगा। सही। तो इस तरीके से है, मतलब अभी हमने इंट्रोडक्शन ही किया है और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं। मतलब और इसका सिलेबस यही था, पिछले बार भी यही था, इस बार भी यही है। तो टेस्टिंग का सिलेबस उतना चेंज नहीं है। सर ओके पावर ऑफ द टेस्ट डायरेक्ट सर रिजेक्शन ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस भी यूज कर सकते हैं ना, वो अपने वर्ड में आप तो निकालने का जरूरत नहीं है। सभी कर सकते, मतलब वो तो अपने अपने टर्म में है, ठीक है, मुझे जिस तरह समझ आता है, जैसे हमने डेफिनेशन बेस्ड किया है कि डेफिनेशन फॉलो किए हैं। इसमें आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक दो और क्वेश्चन था तो जो इस पे आते हैं, ये आएंगे अभी इस तरह क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, तो ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन ही है, 2016 का है, तो ये आप लोग करके देखो, स्पेशली जो नए लोग हैं उनको समझ आया क्या, मतलब जो पुराने हैं उनको पहले कर रखा है, ठीक है, चेक करके देखो, सब लोग सेम क्वेश्चन है, ये भी वही है जो 2021 में भी आया था उस टाइप का, या 16 में आया हुआ है ये, और वहाँ भी वही पूछा था साइज एंड पावर, यहाँ भी वही पूछा है साइज एंड पावर। सब लोग फाइंड करके देखो क्या आ रहा है। ऑप्शन बी। बाकी लोग चेक करें ना, अंधविश्वास गलत होता है, खुद से अपना। यस सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी होगा। तो क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट, तो एच नॉट का एक्स जब 3/2 से ज्यादा है, 3/2 मतलब 1.5 से ज्यादा है, तो मतलब या तो 2 या 3, तो x की वैल्यू 2 या 3 किसके अकॉर्डिंग चलना है, तो एच नॉट इज, है ना, ट्रू, तो एच नॉट में क्या है एफ, ये पहला वाला, तो एफ नॉट ही बोल देता हूँ, 2 3 को ऐड कर लो ये वाला, तो ये आ गया 0.3, और बीटा है 1 या वैसे, अच्छा तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करना, लिखा है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, है ना, बीटा का डायरेक्टली, मतलब पावर का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो 2 3 पे ये ऐड कर लो 0.7। देखो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ फॉर्मूला को, अब डायरेक्टली वो यूज़ किया है, यहाँ पे आज इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते थे। लुक यहाँ मैं आगे मतलब वो नहीं किया मॉडिफाई, अगर करेंगे तो क्या होगा देखो, हमें टाइप 2 एरर पता है ना, जैसे ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, और यहाँ मैं थोड़ा टाइप 2 एरर को लिखता हूँ ठीक से। सो टाइप 2 एरर जो मैंने लिखा था वो लिखा था रिजेक्ट h1 व्हेन h1 इज ट्रू। अब थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी यूज करो ना, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यूज करो, तो आप लोग जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ 1 माइनस ये है, ये हमारा a गिवन b है, तो a का ही कॉम्प्लीमेंट होगा, गिवन का कोई दिक्कत नहीं है। सो रिजेक्ट h1 है, तो ये 1 माइनस रिजेक्ट h1, तो ये क्या आ जाएगा, रिजेक्ट h नॉट, या लिख दो एक्सेप्ट h1, बात वही है, रिजेक्ट h नॉट गिवन h1 इज ट्रू, जो गिवन है वो सेम रहेगा, बस ये वाला चेंज हो रहा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट गिवन b, क्या यूज कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट गिवन b, b पे कोई चेंज नहीं आता है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो पावर का फॉर्मूला, देखो पावर क्या हो गया, जो कि वो कह रहा था रिजेक्ट एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, और साइज क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन h नॉट इज, ये तो मैं बीटा लिख रहा था,
देखो अल्फा है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और जो आगे हमने पावर लिखा है वो आता है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा है पावर है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, तो मतलब पावर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिस इज पावर, पावर ऑफ टेस्ट। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे यहाँ हमने 1 माइनस किया है, इतना जरूरत नहीं है, जैसे अगर डायरेक्ट करते तो ये आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता देखो, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। सो रिजेक्ट एच नॉट का मतलब था x मोर देन 3, x कैन टेक वैल्यू 3 4, एच वन इज ट्रू का मतलब था x हैज डिस्ट्रीब्यूशन f1। अब f1 में देख लेंगे 3 4 में प्रोबेबिलिटी क्या है, f1 में देख लेंगे 3 सॉरी 3 4 क्यों लिखा हूँ, अच्छा हम क्वेश्चन दूसरा था ना, एक मिनट हम वो उस क्वेश्चन पे थे, हम इस क्वेश्चन पे थे ना, तो x मोर देन 3 4 5 6, देखो मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा हूँ 49 वाला, 2021 का 45 वाला, तो 3 4 5 है ना, क्योंकि यहाँ 1 था तो 3। एक मिनट इसको चाहिए, हमारा एच नॉट रिजेक्ट करने का क्या कंडीशन था, x मोर देन 3, तो मोर देन 3 का मतलब हो गया रिजेक्ट एच नॉट का मतलब था कि x मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब 4 5 6, एंड एच वन ट्रू का मतलब x दिस। पहले मैंने 1 माइनस करके लिए किया है, अब मैं बस ये बता रहा हूँ कि 1 माइनस करके नहीं भी कर सकते हैं, तो 4 5 6 पे ऐड करना है f1 में, f1 में 4 5 6 पे ऐड करना है, ये 4 5 6 ये है, तो ये x1 में ये वाला सम कर लेना है 0.2 0.2 0.2, तो ये आ गया 0.6। तो वही बात है, आंसर यही आया होगा, यहाँ भी 0.6 ही आया है, यहाँ वही है। तो किसी भी तरीके से कर लो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब कर लोगे आप एग्जाम में, जिस तरह के आते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अच्छा एक्चुअली थोड़ा क्या होता है ना, जो लेंदी वाला क्वेश्चन इसलिए भी नहीं पूछते क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, मतलब जैसे अब 3 घंटे का एग्जाम है, उसमें 60 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाए, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछना ही पड़ता है उनको जो 1 2 3 मिनट 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। बाकी जैसे उस तरह का है लाइक्लीहुड टेस्ट, इस सब पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको तो भी आएंगे। तो अभी सब और डिस्कस कराइएगा सर इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाँ हाँ अभी देखते हुए टाइम है, आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे अभी तो हम मेरे की मेनली। वजह से कुछ डाउट 21 का इसीलिए। हाँ अभी 21 करेंगे भाई, तुम 5 दिन और वेट करो, 21 का करेंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन 21 का 20 का 5 तक का सारे, और मतलब सारे क्वेश्चन करूंगा मैं 1 to 60 मैं खुद ही करूंगा, और एमएस का भी और एमए का भी, एक दिन मैथ्स का एक दिन स्टार्ट, तो दोनों का मैं ही सॉल्व कराऊंगा इस बार। तो इनसे बस 5 10 दिन रुक जाओ, सिलेबस खत्म होने दो, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा ना, क्योंकि मुझे भी लगता है इस बहाने मेरा भी ना अच्छा रिविजन हो जाएगा, तो वो चीज़ है। एनीवे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, तो मैं आगे थोड़ा क्वेश्चंस बाहर का डिस्कस करता हूँ, प्रीवियस ईयर में तो और उस तरह का दिख नहीं रहा मुझे, ये तो हो ही गया, ये सब अभी डिस्कस करेंगे खत्म होने के बाद, ये सब है अभी आएगा, आगे क्या चीज़ें हैं, है ना, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल। तो अभी तक जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग है, हाँ ये किया जा सकता है, ये करके देखो 60 क्या बोला है, x1 x2 x3 ये 2019 का है, ठीक है, बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीएमएफ दिस, ओके, तो 0 मतलब ये बर्नौली है x जो है, और एच नॉट दे रखा है आपको, h1 दे रखा है, बोल रहा है कि एच नॉट को रिजेक्ट करोगे अगर ऐसा होगा, मतलब ये क्रिटिकल रीजन ये हो गया, ठीक है, तो साइज और पावर बताओ, तो साइज अल्फा है पावर गामा है, तो अल्फा प्लस गामा बताओ, करो जी सेम ही क्वेश्चन है। तो टेस्टिंग से मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में।
हिंट ये है कि सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, ठीक है, तो हिंट बस ये है ताकि सम का तुम्हें दिक्कत ना हो। इतना मुश्किल है क्या? नहीं नहीं सर, सर, रुक होने वाला सर, हो जाएगा सर, रुक जाइए। ओके 0.7। 'तो अल्फा का मतलब है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है, और गामा का मतलब है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ठीक है, सो साइज एंड पावर। मैं थोड़ा सा y मान लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को, तो ये y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 4 कॉमा p। p डिपेंड करेगा h नॉट या h1 पे। तो आ गया, अब कैलकुलेट करना है। हाँ, मतलब कर सकते हैं सब लोग, मतलब वही बस थोड़ा वो डिवाइड वाइड करने का चक्कर है। तो 5 of 2 कुछ वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन पे? तुम 5 में ले गए बाइनोमियल, वो यूज कर लेते बाइनोमियल का पीडीएफ, पता नहीं देखता हूँ, या 19 का ही लास्ट क्वेश्चन। ये लो देखो, कौन से 5 की जरूरत है तुम्हें? 3 2 ही 5 दिए। नहीं सर, नहीं दिया है। ठीक है सर, मतलब ऐसे नहीं कर बाइनोमियल सकते। ओके बाइनोमियल का सर। पीडीएफ यूज कर लो। सर आंसर क्या रहा है? आप बताओ, मुझे जीरो याद नहीं पॉइंट है। सेवन
7-9 के आसपास में रहा। हाँ। और इसने बताया 0.73। क्वेश्चन था राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो कितना वैरी करेगा? तो ये मे भी दिया होगा 0.7 to 0.8, तो इस तरह से आंसर होगा बुक में। हम्म। हाँ, आवाज नहीं आती, तुम चैट में बता सकते हो आंसर। ओके, यही आ रहा है 0.73 आ रहा है, एग्जैक्ट क्या आ रहा है? अच्छा मैं करता हूँ, देखो चेक करना। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ रिजेक्ट एच नॉट का मतलब है, मैंने इसका नाम वाई दे दिया, ठीक है। देख लो जिन लोगों का मतलब हो गया होगा सबका ही, बस देख लो मेथड में भी अलग अलग। 0.75 के राउंड आ रहा है। ओह तो ओके, बस उसी आसपास में। मतलब सबका 0.7 में आ रहा है, लेकिन 0.73, 75, 78, 79 सब आ रहा है। So 0.726. ओके ठीक है, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है, तो तुम 72 भी लिख सकते हो, 73 भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट रिजेक्ट का मतलब हो गया कि वाई की वैल्यू जो है मोर देन 3 होगी। सो वाई इज मोर देन 3 और पी मुझे लेना है एच नॉट से, जो कि है 3/4, ठीक है। अब वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4p, तो y मोर देन 3 का मतलब y इज इक्वल टू 4, क्योंकि y की वैल्यू 0 to 4 हो सकती है। तो 4 पे क्या होगा? बाइनोमियल में क्या होता है, n पे क्या होता है? NC(n)(1) है ना। सो सक्सेस 4 टाइम e raised to power 4, 3/4 की पावर 4 हो जाएगी, चेक करना। और यहाँ होगा रिजेक्टिंग एच नॉट वेन h1 इज ट्रू, तो फर्क नहीं पड़ेगा, y मोर देन 3 मतलब y की वैल्यू 4 और p चेंज हो जाएगा, तो h1 में है 4/5, सो यहाँ आ जाएगा 4/5 की पावर 4। मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनोमियल में क्या होता है, x इज इक्वल टू n की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो NCn p की पावर n q की पावर 0, तो ये p की पावर n होती है। बाइनोमियल के पीडीएफ में पुट करो, x बराबर r NCr p raised to power r q raised to power n minus r। ओके, तो अब इसको एक बार कैलकुलेटर से पुट करके चेक करके हो जाएगा। तो सही बताया सबने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वेरीफाई। हाँ सर उतना ही है। तो मतलब है 3/4 0.726000, ओके 00, हाँ ठीक है। तो मतलब 0.726 है, तो एग्जाम में तुम 0.72 मतलब 73 या 72 पे 2 डेसिमल तक, ये थोड़ा ध्यान रखना, पता होगा तुम लोगों को। ऐसे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल, ये पढ़ लेना कितने डेसिमल तक मान रहा है, उतने तक ही लिखना, ज़्यादा कम मत लिखना, उससे आंसर में गलती हो सकती है, क्योंकि वो मतलब कंप्यूटर चेक करता है ना, वो उतना दिमाग उनके पास जो फिट किया गया वही है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे, मतलब सबको समझ आ गया, तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, अब मैं कुछ बाहर क्वेश्चन लिखता हूँ, तो अभी प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट जैसे हो गया, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं लाइक लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, नेमन पियर्सन लेमा, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चारों चीजें। अभी क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखो अभी जैसे क्वेश्चन उस टाइप का ही है, क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 x20, ठीक है, लेट x1 x2 and x20 be a random sample from a distribution fxp p की पावर x 1 - p की पावर 1 - x।
है ना। तो ये सब देख के तुम्हें आइडिया लग रहा होगा ये बर्नौली है। जैसे पिछले क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट किया है सॉल्व 2019 वाला, उसमें इसने ओपन करके इसी को लिखा था कि 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है और 1 पे पी है। तो इस तरीके से जीरो अदरवाइज। तो ये मतलब सैंपल बर्नौली से लिया गया है और बता रहा है कि वेयर जो स्मॉल पी है दैट इज मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू हाफ। और ठीक है, पी पैरामीटर है, वेयर पी इज पैरामीटर, वैल्यू जो होगी 0 टू हाफ में होगी। एच नॉट आपको दे रखा है कि पी की वैल्यू है हाफ, H1 दे रखा है P है लेस देन हाफ। बोल रहा है कि देखो सैंपल दिया हमें, H0 दिया, H1 दिया, अब क्या देगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब व्हाट इज द टेस्ट क्राइटेरिया, सो रिजेक्शन रीजन वो आपको देगा। सो दे गिव इफ H0 is rejected when summation xi from 1 to 20, 1 नहीं 0 से होगा ना, ओके 1 से, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना अगर 1 से किया है तो, ओके। हाँ ठीक है, क्योंकि अच्छा सॉरी दैट्स फाइन, क्योंकि हम रैंडम सैंपल की बात कर रहे हैं ना, दैट्स फाइन। 0 नहीं होगा क्योंकि सैंपल हमारा 1 से है ना, ओके। सो ये करेक्ट है। समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 टू मतलब x1 प्लस x2 x20 तक, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 तक था, दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये लास्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। सो फाइंड, है ना, साइज ऑफ अ टेस्ट ऐसे पूछ लेगा, या व्हाट इज सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट तरीके से, या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो बताओ कैलकुलेट करके, सिमिलर क्वेश्चन ही है, करो मतलब जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो। फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला ये तो लॉन्ग जाएगा। करके देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मतलब तुम उसमें बता दो। अच्छा मतलब तुम्हें लग रहा, हाँ अप्रोक्सीमेट करके देखो, ओके करके देखो, या बाइनोमियल से भी कर सकते हो, थोड़ा सा 6 टर्म होंगे ना, ओनली 6 तक जाएगा ना, 0 to 6 7 टर्म हो सकता है। तो साइज ऑफ द टेस्ट होगा 1/2 टू द पावर 20 और उसके बाद 1 प्लस 20C1 20C2 20C3 20C4 20C5 20C6। हम्म सर अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे सैंपल से अगर 30 से ऊपर होता तो इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते थे। हाँ स्टैंडर्डाइज यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आंसर का डिफर ज्यादा होगा। मतलब तो जैसे वो, लास्ट क्वेश्चन में हम वही ट्राई किए थे स्टैंडर्डाइज करके, तो वो पे डिफरेंस आ गया था सर आंसर में। हाँ क्योंकि सैंपल साइज 4 ही है, तो वही बोला, जितना साइज ज्यादा है तुम्हारा आंसर उतना एक्यूरेट होगा। साइज सैंपल साइज मतलब सैंपल की साइज जितनी कम है आंसर उतना डिफरेंट आएगा नॉर्मलाइज करने में। तो एन लार्ज है तो वो अप्रोच करती है ना नॉर्मल को, तो एन स्मॉल है तो यहाँ भी मतलब अप्रोच बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मतलब अगर बाइनोमियल का एक पीडीएफ यूज करे तो। सर इस क्वेश्चन में साइज ऑफ द टेस्ट तो सिंपली निकल जाएगा, अगर पूछ देता कि पावर ऑफ द टेस्ट तब क्या होता है। तुमने भी देखा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें उसने जिसमें भी पावर पूछा है यहाँ पे सिंपल। वो सिंपल दिया है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। अदरवाइज ये पी के टर्म में आएगा फिर, मतलब कोई नंबर नहीं आएगा। पावर जब फाइंड करोगे तो उसको मतलब पावर, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट वगैरह यूज करना पड़ेगा उसमें हाँ पावर पावर फंक्शन बोलते हैं उसको हम, तो उसमें एक पी का फंक्शन आएगा, तो उसी के आधार पर डिफाइन होता हाँ है हाँ। मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो जब सिंपल वर्सेस सिंपल है तो चीजें बहुत आसान है।
तो उसमें नंबर आता है। तो इसमें नहीं पूछेगा इस तरह सर का। इसमें रैंडमाइजेशन करना पड़े, रैंडमाइज टेस्ट लगाना पड़ेगा कि जैसे अगर p इज लेस देन 1 है तो 1 लेंगे, और p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो 0 लेंगे, फिर उसके बाद उसका एक्सपेक्टेशन निकाल के फिर पावर निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन उतना ऑफ हाई एक्स यहाँ उतना कुछ नहीं करना, ये सिलेबस में नहीं है वो सब। यहाँ वो जब पावर पूछेगा तो आपको सिंपल वर्सेस सिंपल ही देगा। सर पावर फंक्शन क्या होता है सर बता दीजिए ना एक बार। हाँ अभी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, उसमें पावर वर्ड यूज होता है, वो पावर फंक्शन मैक्सिमम होता है, तो वो आएगा नेक्स्ट क्लास में जब हम डिफाइन करेंगे मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, तो उसमें वर्ड पावर आएगा, वो पावर फंक्शन होता है, उस पर बेस्ड होगा। ओके, 0.96 के अराउंड आता है। ये तो बहुत ज्यादा है, इसमें आंसर बहुत कम दिया है। सर कैलकुलेट करें क्या हम लोग उसको? करके देख, मैं करता हूँ, देखो तुम लोग मतलब एग्जाम में छोटे, अभी तुमने देखा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, उसने साइज 4 ही लिया, तुमको पता टाइम कम है, तो उस तरह बस चेक करना, तुम्हें आता नहीं आता वो चेक करना है। यहाँ इन्होंने 20 ले लिया क्योंकि तब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो अब तुम करते रहो। आंसर तो आया है सर, लेकिन बस कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, करके देखते हैं, तुम लोग यही देखो। तो हम पहले तो समेसन जो xi इन्होंने 1 से 20 लिया है, मतलब x1 से x1, इसका नाम y दे देते हैं, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n 20 हो जाएगा, p ऐसी रहेगा क्योंकि p पैरामीटर। 0.05। तो हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है। सो रिजेक्टिंग h0 का मतलब है y मोर देन उसने 6 दिया है ना, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फा का डेफिनेशन है रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज ट्रू, ये डेफिनेशन है अल्फा का। तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट h0 कब है, इसने कहा है कि समेशन xi लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ y लेस देन इक्वल टू 6 होगा गिवन h0 इज ट्रू, तो p इज हाफ, तो यहाँ p को हाफ यूज करना, तो ये नंबर आएगा। अब क्या है, टेक्स्ट बुक में आंसर है 0.0577। अच्छा, इन्होंने बाइनोमियल टेबल, मैंने रॉन्ग किया था, मेरा नॉर्मलाइज से 0.036 आ रहा है। अच्छा हाँ, इसने भी बाइनोमियल टेबल यूज किया, ये लिख रहा है फ्रॉम बाइनोमियल टेबल, बट टेबल यूज नहीं करना है। सर फाइनल आंसर कितना रहा है? 0.57659। 0.05 हाँ अप्रोक्स। हाँ हाँ 0.0576। तो इसको थोड़ा करके देख लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन मुश्किल होगा तो ठीक है, कैलकुलेटर से करके देखेंगे। सो वाई कैन, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट किए। वाई कैन टेक 0 1 2 3 4 है ना 5 6 गिवन p इज हाफ। अब हमें बाइनोमियल का फॉर्मूला पता है, तो n हमारा 20 है, ठीक है ना, n ध्यान रखना है, n इज 20। सो यहाँ होगा पहला, जब 0 पे निकालेंगे तो 20c0 p की पावर है ना 0 और 1 माइनस p की पावर 20, इस तरह से। फिर ऐसे होगा 20c1 p की पावर, p हाफ हाफ है तो p दोनों तो हाफ ही रहेगा, तो टेंशन नहीं है, तो हर बार ये 1/2 की पावर 20 ही चलेगा, समझ रहे हो ना, p की पावर r यस और सर, q की पावर n माइनस r, और 1 p और 1 माइनस p इसको बाहर ही कर लीजिए। हाँ, तो ये सब में सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी 1/2 की पावर 20 चलेगी, हाँ सब में। लास्ट होगा 20c6 1/2 की पावर 20 तक। अब 1/2 की पावर 20 को बाहर कर लेंगे, 20c0 20c1 20c2 20c3 20c4 है ना, 20c5 20c6। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। इसका कैलकुलेशन आ रहा है 60,460। अच्छा, ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे एनसीआर के लिए नहीं होता है, जैम में जो कैलकुलेटर अलाउड होगा वहाँ एनसीआर उसमें नहीं होगा, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में एनसीआर होता है। सर वो कैलकुलेटर बहुत डिफरेंट, तो मतलब कि उसका उल्टा ऑपरेशन होता है। जैसे हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कोई भी ऑपरेशन जैसे करते हैं ना, तो हम लोग को पहले ऑपरेशन दबा के तब उसको यूज करना होता है। उसमें क्या है कि सब करके तब जाके दबाना होता है, ये थोड़ा उसको अलग हो जाता है, सीखना पड़ेगा वो आगे जाके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। तो मतलब इसको अब कैलकुलेट कर लेना, तो मे बी आंसर वही आएगा 0.05 के अराउंड 0.05576 अप्रोक्स, ठीक है, मतलब ये आएगा।
तो एग्जाम में फिर से बोल रहा हूँ, अभी जैम में तुमने देखा है सिर्फ उसने 4 तक लिए थे, है ना, उसके हिसाब से ऐसा तुम्हें दिया कि तुम जल्दी कर लो, वो नहीं चाहते कि तुम टाइम वेस्ट, मेन वो चेक करना है तुम्हें उस चीज की जानकारी है कि नहीं, वो चेक करना, ये नहीं चेक करना कितना टाइम में, कैलकुलेशन तो पता है, ये सब कर लेंगे। तो यही क्वेश्चन था जैम में भी, बस वहां पे साइज 20 की जगह उन्हें 4 दिया था, अब पी हाफ की जगह वहां यस सर। इस तरह से। तो इस तरह क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं, एक दो और क्वेश्चन करके देख। So question है, if the sample of size 4 is taken from a normal distribution, try करके देखते हैं। So ये क्वेश्चन है, random sample of size 4, ठीक है, is taken from normal mean mu variance sigma square, और आपसे पूछ रहा है टेस्ट करना है H0 is mu is equal to 0 and H1 is mu is equal to, मतलब mu less than 0, this is the test, and is the following test is used, reject H0 or reject H0 if and only if summation xi I from 1 to 4, the x1 x2 x3 x4 का सम है, this is less than -20। तो क्वेश्चन है फाइंड सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा निकालना है, वो दोनों अननोन है, ठीक है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बोथ अननोन है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड सिग्मा सच दैट significance level of test is approximately, मतलब तुम्हें रफली फाइंड करना है 0. is close to 0.14, ट्राई करके देखो क्या आता है। तो सिग्निफिकेंस लेवल वही है अल्फा। टेबलेटेड वैल्यू क्या होगा इसका? 0.14 हाँ, मतलब वो अल्फा की वैल्यू जेड का वैल्यू। अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अच्छा वो जेड, हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट इज द, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि फाई की किस पॉइंट पे 0.14 है, ठीक है, तो ये दिया होगा 1.08, ठीक है, ये गिवन होगा, सॉरी -1.08, तो फाई ऑफ -1.08 पे 0.14, ओके 9.26। कितना आंसर है? 37.04। चेक करो, सिग्मा निकालना, सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिग्मा आया 37.0। कितना ज्यादा आ रहा है? क्वेश्चन देख लो, म्यू 0 है और रिजेक्ट करना H0 को, अगर x1 x2 x3 x4 लेस देन -20 है का सम, है ना। चेक करो जी, आप लोग का ये आ रहा है क्या? देखो 37 भी आया। आंसर है पता?
नहीं, मान लो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कितना आया 37। हाँ हाँ रुकिए हो गया। अच्छा, साइज 4 का ही सैंपल है, ठीक है। हाँ, 9.26 आ रहा है सर। अच्छा ये आ रहा है। हम्म। वो मैं एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के करता हूँ। तो इसमें क्या है ना, क्या बोला था कि अल्फा हमें दे रखा है। अल्फा होता है रिजेक्ट एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू। तो अल्फा इज 0.14 एंड रिजेक्ट एच नॉट मतलब x1 x2 x है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दिस इज लेस देन -20 एंड गिवन एच नॉट इज ट्रू, तो मीन हमें 0 कंसिडर करना है, मतलब सैंपल का मीन जो है वो 0। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो x1 x2 x4 इनका मीन क्या होगा, मतलब कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो इसका मीन 0 हो जाएगा और इसका वेरिएंस 0 4 सिग्मा स्क्वायर। सो -0 अपॉन 4 सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा। हाँ, रूट में ऐसे लिख सकते हैं, हम्म। क्या होगा -20 -0 अपॉन 2 सिग्मा। इस तरह से हमने क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज। सो 0.14। अब ये तो हमारा जेड हो गया, कितना होगा -20 अपॉन 2 सिग्मा है। तो ये आ गया यस सर। 0.14। तो ठीक है ना, ये हमारा रैंडम कोई रैंडम वेरिएबल है y मान लो, y माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये कट के 10/2 से कट गया 10। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू ना, तो क्या होगा 5 -10/6 ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब ये हमें दे रखा था कि किस वैल्यू पे 1.08 माइनस में, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, हमें तो यही चाहिए ना, इसकी वैल्यू हमें दे रखा था कि ये है, मतलब तो यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इज 5 ऑफ -1.08 ये था इज इक्वल टू 5 ऑफ 10.10 बाई सिग्मा, तो ये आ गया -1.08 इज इक्वल टू -10 अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा 10 अपॉन 1.08, इसको डिवाइड 10/1.2 9.25 इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन किया है मेनली, ओके। सर 2021 का क्वेश्चन और 52 का थोड़ा हिंट दे दीजिए ना सर, काफी लेंथी जा रहा है सर, वो नहीं बन रहा है। कौन सा? तो सर 2021 का क्वेश्चन और 52। हाँ जी, हाँ सर, ये नहीं बन रहा है सर, काफी लेंथी जा रहा है। हाँ भाई, जिन लोगों ने सॉल्व किया बताओ क्या होगा। सर ये नॉर्मल फॉलो करेगा विथ मीन 1 एंड वेरिएंस 1/2। डिस्ट्रीब्यूशन एक पहले फाइंड कर लेंगे। एक रीजन है y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ओके। सर एक्स तो आर में है ना सर? हाँ, एक्स वाई दोनों रियल नंबर है, और इस तरीके से है कि उस तरह का पैटर्न है उसका, मतलब मॉड में कन्वर्ट करना, y माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ है, मॉड लेस देन दिस, ओके। और यहाँ y का लिमिट दिया हुआ है, तो हम लोग हाँ, x का मार्जिनल निकाल सकते हैं ना। लेट्स जॉइन फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद दिस, अच्छा जॉइंट दे रखा है। तो कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल से एक्स हम एंड लोग वाई। वो y का लिमिट दिया हुआ है। एक्स वाई निकालने में दिक्कत हो रहा है सर। जॉइंट मार्जिनल तो ऐसे ही निकल जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, एक्स वाई निकालने में दिक्कत हो रहा है। हाँ जी,
तो EX फाइंड कर लोगे, EX तो EXY में क्या दिक्कत आ रहा है, ज्वाइंट तो दे रखा है तुम्हें, तो इसको इंटीग्रल करो XY टाइम दिस। सर लास्ट में सर वो 5 बार बाई पार्ट्स में बनेगा सर, तो उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा सर, हमको लगा कुछ तो ट्रिक होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत, मतलब कॉन्सेप्ट पता है कैसे करना है, मतलब वो हाँ सर मैथमेटिकल कंसेप्ट पता है, वो कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्योंकि सर 5 बार बाई पार्ट्स लगाने के लिए आ रहा है, तो उतना करने जाएंगे तो सर फिर तुम्हारा टाइम खत्म ही हो जाएगा सारा। नहीं नहीं, तो तुम गलत रास्ते पर। सर कोई hint एक्सपेक्टेशन ऑफ दीजिए एक्स तो इजीली निकल गया सर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालेंगे तो वो कंडीशनल के टर्म में निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बाय एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई भी उसी के टर्म में निकाल रहे हैं, कंडीशनल के टर्म में निकाल सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई बाय एक्स, तो उसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं ना सर। ओके फिर तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब बन जा रहा है, अब एक्स क्यूब सिर्फ निकाल दीजिए ना तो निकल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, हम भी ट्राई किए थे इससे करके। तो अभी जो भी लोग हैं इसको ग्रुप में तुम स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ठीक है शुभेंदु, कोई सॉल्व करके भेज देगा, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है तो लगेगा, तो इसको अभी ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। नेक्स्ट क्लास तक कोई नहीं सॉल्व करता है तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अभी स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो इसका, कोई ना कोई सॉल्व कर ही देगा, हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोई ना कोई कर देगा, और नहीं तो फिर हम ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके सर। ठीक है फिर चलो, गुड नाइट। ठीक सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।